क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर था मूल्य निर्धारण, व्यू रचना एवं वितरण के माध्यम, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट नंबर 4। टॉपिक हम जो स्टार्ट करें वो है वितरण माध्यमों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी वस्तु को ग्राहकों के घर के समीप पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे वितरण माध्यम कहा जाता है। उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के तरीके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला पॉइंट इसमें है प्रत्यक्ष वितरण माध्यम या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रत्यक्ष का मतलब है सीधे तौर पे निर्माता जो है वो जब अपनी वस्तु को अपने ही दुकानों के द्वारा या कोई डिपो खोल के या फिर अपनी ब्रांचेस शाखाएं खोल के या अपने एजेंट्स और प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधा ही उपभोक्ताओं तक वस्तु को पहुंचाने का प्रयास करता है तो ये प्रत्यक्ष वितरण माध्यम कहलाता है। इसमें कुछ एक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करें। पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा स्वयं की दुकानें या ओन सेल शॉप्स। जब एक निर्माता स्वयं अपनी दुकानें खोल करके वस्तु की विक्रय करने का प्रयास करती है, निर्माता स्वयं अपनी ही फुटकर दुकानें जगह जगह खोलती है। इसमें एग्जांपल है उषा की कंपनी की दुकानें, बाटा कंपनी की दुकानें, रेमंड्स कंपनी की दुकानें, टाटा इत्यादि कंपनियों की दुकानें। ये जो स्वयं की दुकानें हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला हमारा है स्वयं के प्रदर्शन गृह या दुकानें, ओन सेल शोरूम और शॉप्स। कंपनी के अपने प्रदर्शन गृह या दुकानें, शोरूम्स प्रदर्शन गृह को बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो है मेन शहरों में खोली जाती हैं या शहरों के मुख्य स्थानों पर खोली जाती हैं। इनको बहुत आकर्षक तरीके से सजा कर जो है वो रखा जाता है। दुकान के बाहर जो है वो संस्था का नाम जो है वो लिखा होता है। सजाने पर विशेष, सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कंपनी की जो ये दुकान होगी, इस नाम जो इसके ऊपर होगा, इसकी दुकान के बाहर बहुत बड़े बोर्ड पे और बड़े बड़े अक्षरों में ये नाम लिखा जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं ब्रांड नेम लिखा जाता है। इन दुकानों का ये जो दुकानें होती हैं इसमें निर्माता के द्वारा बनाया ही सामान बेचा जाएगा, किसी और निर्माता का सामान इन पे नहीं बिकता है। विक्रयकर्ता जो होते हैं वो निर्माता के वेतनभोगी होते हैं जो इन दुकानों पे काम करते हैं। निर्माता के जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, इन दुकानों में केवल उसी मूल्य पर ही वस्तु का विक्रय किया जाता है। इन दुकानों पर जो वस्तुएं बेची जाती हैं उनकी जो शर्तें होती हैं वो निर्माता के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। जब भी कोई क्रेता इन दुकानों से सामान को खरीदता है तो उसकी नकद रसीद दी जाती है। बी पॉइंट इसमें है बहु विक्रयशालाएँ या फिर श्रृंखला भंडार, मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर। वैसे इनके बारे में 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में हम कर चुके हैं। एक जो निर्माता है या एक बहुत बड़ा कोई परचेज़र होता है वो अपनी बहुत सारी दुकानें जो हैं वो संसार के अलग अलग शहरों में या फिर देश के ही अलग अलग शहरों में खोलता है। एक ही जगह से ये ख़रीदारी करते हैं, कच्चे माल की एक ही जगह पे वस्तुओं का ये निर्माण करते हैं। विज्ञापन जो है ये मुख्य जिनका हेड ऑफिस होता है उसके द्वारा ही किया जाता है। इन सभी दुकानों की कार्यविधि या प्रोसीजर, काम करने का तरीका जो है ये भी हेड ऑफिस से ही डिसाइड होता है। इनका भंडार जो है वो भी एक ही जगह होता है। डिज़ाइन सभी दुकानों का सामान्यतः एक प्रकार का होता है। कर्मचारी का निर्णय जो है वो भी एक हेड ऑफिस से किया जाता है। सभी केंद्रीय संगठन के हाथ में ही होते हैं। सभी का नियंत्रण जो है केंद्रीय संगठन के हाथ में होता है या जो मालिक होगा उसके हाथ में होगा। भंडारों का प्रबंध भी केंद्रीय दफ्तर से ही होता है। और ये जो श्रृंखलाबद्ध भंडार होते हैं ये अपने कार्य पर करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सेकंड पॉइंट, वो है स्वयं के विक्रयकर्ता या ओन सेल्समैन। बड़ी कंपनियां जो होती हैं ये अपने सामान को बेचने के लिए अपने सेल्समैन को रखती हैं। ये विक्रयकर्ता जो होते हैं, सेल्समैन जो होते हैं, ये संभावित ग्राहकों से मिलते रहते हैं, उन्हें अपनी वस्तु के बारे में बताते रहते हैं, उन गुणों से परिचित करवाते रहते हैं। और इनका पूरा प्रयास ये होता है कि जिस भी व्यक्ति से मिलें ये उसे अपना ग्राहक बनाएं, एक स्थायी ग्राहक बनाएं। इनका प्रयास ये रहता है कि वस्तु को घर घर जाकर उनके ग्राहकों के घर तक पहुंचाने और वहां पर बिक्री करने की कोशिश इनकी रहती है।
थर्ड पॉइंट है डाक द्वारा आदेश। ये मेल ऑर्डर बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। ये भी 11th क्लास में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि डाक से ही आदेश जो है हमारे पास आते हैं। जो ग्राहक होते हैं वो पत्र लिखते हैं, पत्र लिख कर हमारे को वस्तु को क्रय करने के लिए आदेश देते हैं, और हम डाक के द्वारा ही उनके आदेशों की पूर्ति करते हैं। उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अनुसार सामान को सप्लाई करते हैं। ग्राहकों के द्वारा जो सामान का मूल्य होता है उसका भुगतान भी डाक के द्वारा ही किया जाता है। इस व्यापार में विज्ञापन का विशेष महत्व होता है। जितने अच्छी तरीके से हम विज्ञापन करते हैं और विज्ञापन करके लोगों को अपनी वस्तु से परिचित करवाते हैं, उतनी ही ज़्यादा बिक्री जो है वो हमारी होती है। इस प्रकार के व्यापार का जो कार्यविधि होती है वो वैल्यू पेबल पार्सल की विधि से व्यापार यहाँ पर किया जाता है। ऑर्डर जब एक निर्माता के पास पहुँचता है तो वो उसको पैक करवाता है, पैक करवा के वो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में दे देता है। पैकेट के ऊपर वस्तु का मूल्य कितना ग्राहक से लेना है वो लिखा होता है, किस ग्राहक को ये सामान पहुंचाना है, उसका डाक का एड्रेस क्या है, वो सब लिखा जाता है। डाकिया इस वस्तु को लेके ग्राहक के घर पहुंचता है, और डाकिया ये वस्तु ग्राहक को तब देता है जब ग्राहक उस वस्तु के पैसे या मूल्य जो है वो डाकिए को दे देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वस्तु जो है ग्राहक को मूल्य देने पर, चुकाने पर जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें बैड डेप्ट हो जाने की या रुबत ऋण की संभावना जो है वो कम होती है। अगला इसका प्रकार जो है प्रत्यक्ष वितरण माध्यम का, वो है विक्रय मशीन द्वारा, बाय द वेंडिंग मशीन्स। इसके बारे में भी 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में हम पढ़ चुके हैं कि मशीनें होती हैं, इनमें विक्रेता जो होता है उसके द्वारा ये मशीनें लगाई जाती हैं। इनमें एक विशेष पैकिंग में जो है सामान जो है वो पैक करके भरा जाता है। उसमें आप जो सिक्का डालने का एक खाना बनाया होता है, उसमें जैसे ही हम सिक्का डालते हैं तो जितना उसमें मैशन करके वस्तु का वज़न फीड किया जाता है कंप्यूटराइज सिस्टम से, उतनी वज़न की चीज़ जो है वो मशीन से बाहर आ जाती है। इसके लिए सामान्यतः चाय, कॉफ़ी, दूध इत्यादि, मदर डेयरी वगैरह इस प्रकार की मशीन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लाभ हैं इन प्रकार की मशीनों के कि रात दिन 24 घंटे इसमें विक्रय हो सकता है, और किसी प्रकार की विक्रेता की आवश्यकता नहीं होती। ये मशीनें 24 घंटे काम करती हैं, पैसा डूबने का भय नहीं होता, नकद व्यापार है इसलिए व्यापार सही प्रकार से होता है। तो कुछ एक कमियाँ भी थी कि मशीनों में सामान ख़राब हो जाता है, मशीनें ख़राब होने की हो सकता है, मशीनें ख़राब होने की लागत अधिक आती है। इन मशीनों को इंजीनियर के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है और कोई माध्यम सामान्यतः इनको ठीक करना कठिन होता है इत्यादि। इन प्रकार की मशीनों का बहुत अच्छा एग्जांपल जो है रेलवे स्टेशन पर लगी हुई वेइंग मशीन होती हैं, जिसमें हम सिक्का डालते हैं और हमारा वज़न जो है एक कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आ जाता है। अगला प्रकार इसमें जो है वो टेलीफोन द्वारा व्यापार, डाक के फ़ोन के द्वारा ही ऑर्डर दिया जाता है, और फ़ोन के द्वारा ही उस ऑर्डर की पूर्ति जो है वो कर दी जाती है। फ़ोन के द्वारा पूर्ति करने का मतलब ये हुआ कि हम सूचना भिजवा देते हैं कि सामान जो है आपके घर भिजवाया जा रहा है, तो आप सामान जो है वो ले लें और जो व्यक्ति आएगा उसको इतने पैसे दे दें। ये जो अगला टॉपिक 6 पॉइंट है, पर इससे नीचे देख लीजिएगा। अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले 6 पॉइंट कर लेते हैं। उसके नीचे है जो है शून्य स्तरीय माध्यम या ज़ीरो लेवल चैनल। तो ज़ीरो लेवल चैनल हमारा जो है, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल जो है बाटा शू कंपनी, यूरेका, फोर्ब्स, एशियन स्काई शॉप कंपनीज़ का है। देखिए हमारा जो चैनल यहाँ पर डायग्राम फ्लो चार्ट में बताया गया कि सबसे पहले उत्पादक या मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, फिर एजेंट्स आए, फिर थोक व्यापारी आते हैं, फुटकर व्यापारी, और फिर आखिर में उपभोक्ता आते हैं। तो ये जो शून्य स्तरीय माध्यम होता है, इसमें हम बीच वाले जो 3 हमारे मध्यस्थ व्यक्ति हैं, इनका हम सहयोग नहीं लेते हैं। शून्य मतलब ज़ीरो, इनकी कॉपरेशन जो है, मदद जो है वो ज़ीरो होती है। कहने का मतलब सीधा ही उत्पादक जो उपभोक्ता को सामान बेचता है। इसके बाद हम आते हैं बी पार्ट पे। इसका पहला प्रकार था प्रत्यक्ष वितरण माध्यम या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और बी पार्ट है अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है हम यहाँ पर इनडायरेक्टली वस्तु का विक्रय करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा एक स्तरीय माध्यम या फिर वन लेवल चैनल।
एक स्तरीय माध्यम या वन लेवल चैनल का मतलब है कि जिसमें हम एक मध्यस्थ का सहारा लेते हैं। डायग्राम देखें, जैसे हमारे को दिया गया उत्पादक हैं, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता हैं। यहाँ पर हम एजेंट्स और थोक के व्यापारी को छोड़ करके निर्माता, उत्पादक, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिटेलर को या फुटकर व्यापारी को चीज़ बेचता है, और ये फुटकर व्यापारी फिर उपभोक्ता को सामान बेचता है। इस प्रकार के जो एक स्तरीय माध्यम है, इसके बहुत अच्छे एग्जांपल जो है महंगी घड़ियाँ बेचने वाले और शीघ्र नाशवान वस्तुएं, पेरिशेबल गुड्स बेचने वाले हो सकते हैं। अगला हमारा है द्विस्तरीय माध्यम या टू लेवल चैनल्स। इस प्रकार के माध्यमों से जो वस्तु बेची जाती हैं उसके एग्जांपल्स में साबुन बेचना, चाय बेचना, नमक बेचना, चीनी बेचना, सिगरेट इत्यादि आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी डायग्राम वही है हमारा, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। परंतु यहाँ पर हम टू लेवल है तो दो मध्यस्थों की यहाँ मदद ले रहे हैं। उत्पादक हमारे को उत्पादक जो है वो थोक के व्यापारी को सामान बेचेगा, थोक का व्यापारी फुटकर व्यापारी को, और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को सामान बेचता है। उसके बाद में अगला है त्रिस्तरीय माध्यम या थ्री लेवल चैनल, और ये जो है इसमें भी डायग्राम वही है हमारा फ्लो चार्ट का, कि उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता, और सामान भी ऐसे ही जाता है। मतलब थ्री लेवल मतलब बीच वाले तीनों ही व्यक्तियों की मदद हम लेते हैं। उत्पादक एजेंट्स को सामान बेचता है, वो थोक के व्यापारी को, फुटकर व्यापारी को और उपभोक्ता को। अगला हमारा जो है वो है दोहरा वितरण माध्यम, जिसे कि हम कहेंगे ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? जब एक निर्माता, एक मैन्युफैक्चरर ऊपर बताए गए दोनों ही मेथड्स, जो हमारा है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हम बोलेंगे प्रत्यक्ष वितरण माध्यम तथा अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम, दोनों का ही प्रयोग जब हम करते हैं, दोनों ही प्रणालियों को हम अपनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोहरा वितरण माध्यम या डुअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इस प्रकार जब हम दोनों ही तरीकों को अपनाते हैं तो दोनों ही विधियों के लाभ जो हैं वो हमारे को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है भौतिक वितरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में फिजिकली सामान को ग्राहकों के समीप पहुंचाना। तो पहला पॉइंट इसमें है, प्रत्येक ग्राहक ये चाहता है कि उसे सुलभ स्थान पर वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, ऐसी जगह उसे वस्तुएं मिल जाएं जो उसके लिए बहुत, जहां पहुंचना उसके लिए आसान हो। ईच कस्टमर वांट्स द गुड्स अवेलेबल एट द कन्वीनियंट लोकेशंस ऑफ द प्लेसेस। तो दूसरी पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा, वस्तुओं का उत्पादन ग्राहक की इच्छा अनुसार होना चाहिए। प्रोडक्शन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स चॉइस। जैसा ग्राहक चाहते हैं वैसी ही वस्तुएं हम बनाएं, क्योंकि कंज्यूमर या ग्राहक जो है वो बाजार का केंद्र होता है। अगला है, वस्तुओं का भंडारण भी ग्राहक की इच्छा अनुसार हो। वेयरहाउसिंग मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर चॉइस। जैसा जिस जगह पर वो ग्राहक चाहता है कि यहाँ पर वस्तु स्टोर की जाए मेरे घर के समीप, वहीं पर हमें अधिक से अधिक ग्राहकों के घर के समीप वस्तु को स्टोर करना है। अगला है हमारा, वस्तुओं की ढुलाई ग्राहक की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर चॉइस। पाँचवा पॉइंट हमारा आ जाएगा, यदि ये कार्य ग्राहक की इच्छा अनुसार नहीं किए जाते तो ग्राहक हमारे ब्रांड से खुश नहीं होता और वो दूसरे ब्रांड को क्रय करने लगता है। इफ़ द कंपनी डू नॉट परफॉर्म these actions according to the consumer's taste, then the consumer may shift to the other brands। और यदि ग्राहक किसी और ब्रांड को शिफ्ट हो जाता है, किसी और ब्रांड की वस्तु को क्रय करने लगता है, तो उससे हमारे को बहुत हानि होगी। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है भौतिक वितरण के निर्णय। जब फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वस्तुओं को तो कुछ एक निर्णय, कुछ एक फैसले हमारे को लेने होंगे। तो आर डिसीजंस इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से डिसीजन लेने होंगे, यहाँ हम क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकली वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन कौन सी क्रियाएं हमारे को करनी होती हैं, जिसे हम कहेंगे भौतिक वितरण में सम्मिलित क्रियाएं। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, और पहला पॉइंट हमारा है परिवहन या फिर ढुलाई या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन यहाँ पर जो टॉपिक आया, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में भी, कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की मदद हम लोग लेते हैं। वांछित स्थान पर वस्तु पहुँचाने से वस्तुओं का महत्व बढ़ जाता है और उनकी कीमतों में भी वृद्धि होती है। जहाँ पर वांछित मतलब जहाँ पर ग्राहक चाहते हैं उस स्थान पर यदि हम वस्तु पहुँचा देते हैं तो वस्तु ज़्यादा वहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि ग्राहक जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर वस्तु नहीं उपलब्ध हो रही होती, तो हम वहाँ पर यदि वस्तु पहुँचा दें तो मूल्य अधिक ज़्यादा ले सकते हैं उसका। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, कश्मीर में बहुत अच्छे सेब पैदा होते हैं और वहाँ के सेब की डिमांड जो है पूरे जो है, हम विश्व तो नहीं कह सकते पर
पूरे देश में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो राज्य जहाँ पर कि सेब पैदा नहीं होता, यदि वहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी के सेब पहुँचाएँ तो ये वहाँ पर ये ज़्यादा उनका महत्व होगा, ग्राहक उनको बहुत पसंद करेंगे। दूसरी बात है, उसका अधिक मूल्य देने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो परिवहन के बहुत सारे माध्यम, अनेक माध्यम, ये साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं। जैसे हम सामान को रोड के द्वारा पहुंचा सकते हैं, रेलगाड़ी के द्वारा पहुंचा सकते हैं, बाई एयर हवाई जहाज़ के द्वारा पहुंचा सकते हैं, समुद्री जहाज़ के द्वारा पहुंचा सकते हैं, या फिर पाइपलाइन के द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है। तो जब हम परिवहन के साधनों को चुनते हैं कि कौन से साधन के द्वारा, कौन से माध्यम के द्वारा हम वस्तु को पहुंचाएंगे ग्राहकों के पास, तो हम कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो परिवहन के साधनों का चुनाव करते समय निम्न तत्वों पर ध्यान दिया जाएगा। फॉलोइंग फैक्टर्स पर हम ध्यान देंगे वाइल सेलेक्टिंग द मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट, या फिर लागत। उस माध्यम के द्वारा वस्तु को जब ग्राहकों के पास भेजा जा रहा है तो कितनी लागत आ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है। सेकंड पॉइंट है गति या फिर स्पीड। वस्तु किस स्पीड से हम ग्राहक के पास पहुंचाना चाहते हैं, क्या जिस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी उतनी ही तेज़ गति से ग्राहकों तक सामान को पहुंचा पाने में सक्षम है। थर्ड है निर्भरता या डिपेंडेबिलिटी। निर्भरता का मतलब है कि वो साधन कितने और साधनों पर निर्भर होगा वस्तु को ग्राहकों के पास पहुंचाने के लिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम हवाई जहाज़ के द्वारा वस्तु भेज रहे हैं तो एयरपोर्ट तक वस्तु आगे आ जाएगी, परंतु आगे तो हम उसको रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही भेजेंगे। उसके बाद है बारंबारता। फोर्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का मतलब है वो साधन जो है वो कितनी बार उपलब्ध होता है। जैसे एग्जांपल हम बात करें, कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि हवाई यात्रा जो है वो जाती है, हवाई जहाज़ जाता है पर बहुत कम जाता है, जैसे हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार, ठीक है। तो वहाँ पर यदि हम हवाई मार्ग से सामान भेजना चाहेंगे तो फिर हमारे को काफ़ी समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगला है क्षमता या फिर पावर। उसकी क्षमता कितनी है सामान को ले जाने की। सेम चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि हवाई जहाज़ के द्वारा यदि हम सामान भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे को एक लिमिट है कि हम खुद अपने साथ इतना ही सामान ले जा सकते हैं। सुरक्षा या सेफ्टी की बात करें तो जिस माध्यम के द्वारा हमारा सामान जा रहा है वो उस माध्यम के द्वारा कितना सुरक्षित है। आगे हमारे को दिया गया इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे शीघ्र नाशवान वस्तुओं को तेज़ गति से साधनों का प्रयोग ही करना पड़ता है। पेरिशेबल गुड्स हमारी होती हैं। फॉर क्विकली पेरिशेबल गुड्स द फास्ट स्पीड ट्रांसपोर्टेशन मीडिया टू बी चूजन। जब हम एक शीघ्र नाशवान वस्तु को भेजना चाहते हैं तो हमारे को तेज़ गति वाले साधन का ही प्रयोग करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कोई ऐसी चीज़ें, दूध, फल, सब्जियां वगैरह अगर हम भेज रहे हैं, दूर जगह को भेज रहे हैं, तो कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए जो कि तुरंत वस्तु को पहुंचा सके, ख़राब होने से पहले पहले वस्तु जो है ग्राहक के पास पहुंच जाए या ग्राहक उसको यूज़ कर ले। सेकंड पॉइंट इसमें है गैस और पेट्रोलियम के जो पदार्थ होते हैं उनको भिजवाने के लिए पाइपलाइन सिस्टम जो है वो सबसे उचित होता है। फॉर द गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन मीडिया इज़ द बेस्ट। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाएगा स्टॉक की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक। कितनी मात्रा में स्टॉक हमें अपने पास रखना है। इन्वेंट्री का अर्थ होता है बिक्री या प्रयोग हेतु हमारे पास कितनी मात्रा में कच्चा माल पड़ा हुआ है। अर्धनिर्मित माल, कच्चा माल मीन्स रॉ मटेरियल, अर्धनिर्मित माल सेमी फिनिश गुड्स, और तैयार माल का मतलब है फिनिश गुड्स। कि स्टॉक हमारे को कितनी मात्रा में तैयार करके अपने पास रखना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं के स्टॉक कितना हम रखें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें डिसीज़न लेना होता है। तो स्टॉक की मात्रा के बारे में हमारे को दिया गया। सामान्यतः 2 प्रकार की विधियां इसमें प्रयोग की जाती हैं। पहला है हमारा स्टॉक की न्यून मात्रा। न्यून मतलब होता है कम, सो लो क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक। कम स्टॉक रखने से स्टॉक में हमारा कम धन जो है वो फंसा रहता है। यदि हम थोड़ा स्टॉक रख रहे हैं तो थोड़ा ही पैसा चाहिए, हमारा थोड़ा पैसा उसमें फंसा रहेगा। और यदि हम थोड़ा ही पैसा स्टॉक में लगाते हैं तो इसका मतलब हमारा जो पैसा लेने की लागत थी या पैसा अरेंज करने की लागत थी वो कम आती है। लागत का मतलब हमने कम पैसा उधार लिया क्योंकि उसी से हमने कम सामान खरीदा, और कम पैसा उधार लिया तो कम ब्याज देना पड़ेगा, मतलब लागत कम आएगी। इस मेथड में एक हानि होती है कि यदि हम थोड़ी मात्रा में स्टॉक रखते हैं और यदि मांग एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से ग्राहक ज़्यादा वस्तु की मांग करने लगते हैं, तो हमारे पास स्टॉक की कमी हो जाएगी। और फिर क्या होगा, बहुत सारे ग्राहक हमारी दुकान से मुड़ जाएंगे और दूसरी कंपनी या तो प्रतियोगी कंपनियों की वस्तु को क्रय करने लगेंगे। हम कभी भी नहीं चाहते कि ग्राहक हमारी
कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी की वस्तु को क्रय करें। दूसरा प्रकार इसमें आ जाता है जो है स्टॉक की अधिक मात्रा या एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक, की बड़ी मात्रा में स्टॉक हम अपने पास रखें। ऐसे में कितनी भी मांग और पूर्ति, अगर हमारे पास स्टॉक बड़ी मात्रा में पड़ा है तो जितनी मर्जी मांग आ जाए हम हर एक मांग को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। अतः वस्तु की अगर ऐसी संभावना कि भाई कोई ग्राहक आएगा और हमारे पास सामान की कमी होगी तो वो चला जाएगा, तो ये संभावना कम होती है, मतलब ये रिस्क इसमें नहीं होता है। पर अधिक मात्रा में स्टॉक रखने की कुछ एक कमी भी होती है, वो ये है कि बड़ी मात्रा में स्टॉक रखना यदि हमारे को होता है तो बड़ी मात्रा में हमारी अनावश्यक पूंजी जो है, बिना मतलब की पूंजी इसमें फंसी होती है, जिससे कि लागतें हमारी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे को बोला गया कि स्टॉक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो दोनों ही परिस्थितियों का हमारे को विश्लेषण करना है। ना ही हमारे को बहुत कम स्टॉक रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना होता है, बल्कि उसकी एक अनुकूलतम मात्रा में जो है स्टॉक रखने का निर्णय हमारे को लेना चाहिए। ऑप्टिमम क्वांटिटी में जो है स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए।